सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार पर। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर का जो रिसेंट आपका एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए एरर डिटेक्शन के सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चंस आगे हैं, मैंने ऑफिशियल आंसर की मैंने नहीं देखी है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में मेरे आंसर और एसएससी के आंसर वेरी करें, क्योंकि अब की बार काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर एसएससी ने गलत दिए थे। तो कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑफिशियल आंसर की में कुछ और आंसर था और मैंने कुछ और दिया है, मैं कोई भी आंसर तब तक नहीं देता हूं जब तक मैं 100% श्योर नहीं होता हूं। तो अगर जो भी मैं आंसर दूंगा तो ये समझ लेना कि वो आंसर एसएससी का गलत हो सकता है। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। बाय द टाइम दे अराइव द कंसर्ट हैड एंडेड। जैसे ही आपने देखा बाय द टाइम आ रखा है मेरे भाई, सेंटेंस की शुरुआत होती है बाय द टाइम। इट इज अ काइंड ऑफ कंजंक्शन, ये एक प्रकार का कंजंक्शन होता है जो कि दो तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाता है। पहला, बाय द टाइम के साथ में आगे सब्जेक्ट प्लस V1 है, तो मेन क्लॉज में फ्यूचर का परफेक्ट आता है। अगर इधर क्या है V1, तो फ्यूचर परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी समटाइम्स पॉसिबल होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे V2 है तो ऐसे केस में यहाँ पे पास्ट का परफेक्ट आता है। क्या आता है मेरे भाई? पास्ट परफेक्ट आता है। ठीक है, तो हमने देखा बाय द टाइम आ गया, ये टाइम का कंजंक्शन है। दे आ गया, सब्जेक्ट, अराइव आ गया, V1। अगर यहाँ पे V1 आ रखा है यानी कि यहाँ पे फ्यूचर का परफेक्ट आना चाहिए था। द कंसर्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट है। हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब है। एंडेड आपकी मेन वर्ब है। जैसे ही आप देखते हो तो आप कहोगे हैड एंडेड, यानी कि ये तो पास्ट का परफेक्ट है, तो आपको लगेगा सर हैड की जगह पे क्या कर देना चाहिए, हमें विल हैव कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे टाइम ऑप्शन है, अराइव ऑप्शन है, कंसर्ट है, एंडेड है, यानी कि हमें हैव की जगह पे विल हैव करना था, लेकिन यहाँ पे हैड तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस वाले पार्ट में बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। अगर उस वाले में नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? इधर पास्ट परफेक्ट है, अगर पास्ट परफेक्ट है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? V2, यानी कि अराइव की जगह पे हम अगर अराइव्ड कर देते हैं तो आपका सेंटेंस यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा और ये एक पास्ट का सेंटेंस बन जाता है। यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। ही वॉज सीनियर देन मी इन कॉलेज। ही वॉज सीनियर देन मी इन कॉलेज। जैसे ही आपने देखा ही सब्जेक्ट है, वॉज आपकी वर्ब है, सीनियर आपका एडजेक्टिव है, और ये कौन सा एडजेक्टिव है? ये IOR वाला एडजेक्टिव है। ठीक है, IOR पे खत्म होने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो अपने आप में इस तरीके के नेचर के होते हैं कि उनके नेचर में ही कंपैरिजन छुपा हुआ है। अगर आप किसी से सीनियर हो, इसका मतलब है वो व्यक्ति आपसे जूनियर है, लेकिन इनके साथ कभी भी हम मोर या मोस्ट वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं, और साथ ही साथ में इसके साथ में देन का नहीं, प्रेपोजिशन टू का प्रयोग होता है। तो जैसे ही आपने देखा यहाँ पे देन आ रखा है विच इज अ कंजंक्शन, तो ये तो नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? टू आएगा। अच्छा, यहाँ पे देन होता ना तो देन की जगह देन के साथ क्या आता है? यहाँ पे आई आता है, क्योंकि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से। लेकिन जैसे यहाँ पे टू आ जाता है ना, तो टू एक प्रेपोजिशन है और टू के साथ में मी आपका एकदम करेक्ट है, तो यहाँ पे आई की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। जब देन आता है तो हमें यह देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से, क्योंकि देन एक कंजंक्शन है। लेकिन टू अगर आता है तो टू एक प्रीपोजिशन है, और क्योंकि ये एक प्रीपोजिशन है इसीलिए इसके साथ में हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो चाहे वो कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो। वैसे टू के केस में ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि टू तब आता है जब यहाँ पे सीनियर वगैरह होता है, और अगर यहाँ पे सीनियर आ रखा है मतलब एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव आ रखा है तो ऑब्जेक्ट नहीं आया होगा। ऑटोमेटिक सी बात है कि सब्जेक्ट से कंपैरिजन रहा होगा। ठीक है, आगे इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है कॉलेज। कॉलेज यहाँ पे क्योंकि आपका जो प्राइमरी पर्पज होता है ना उसके लिए बताया गया भाई जब कॉलेज में थे तब। अब कॉलेज में क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे, तो इसका मतलब है जो जिस पर्पज के लिए कॉलेज होता है उसी पर्पज के लिए यूज हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे कॉलेज के साथ में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, तो बाकी सब ठीक है। सीनियर के साथ में देन जो है वो पार्ट गलत है, तो बाकी सब सही है। तो ये भी पार्ट ठीक था, ये भी पार्ट ठीक था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 5 years। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, सी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब हैज आ जाती है। हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन आ जाती है। बी की फॉर्म के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है। बी प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूस दिखाता है, हैज प्लस B3 परफेक्ट दिखाता है, क्योंकि हैज है यानी कि प्रेजेंट है, यानी कि टेंस आपका बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप जानते हैं सामान्यतः सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सी हैज बीन टीचिंग, कहां पे टीच कर रही है? इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है दिस स्कूल, इस स्कूल में। कब से? तो आगे दे रखा है 5 years। 5 years इज अ पीरियड,
और अगर हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो ऐसे केस में वी नीड टू यूज फॉर। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। क्योंकि यहां पे पीरियड ऑफ टाइम है इसीलिए सिंस की जगह पे बेटा जी फॉर का प्रयोग किया जाएगा। सो दैट्स द करेक्ट आंसर। कौन से पार्ट में एरर है? एरर इज इन पार्ट डी, डी पार्ट में आपका एरर है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है, द टीचर हु हैड कंडक्टेड द वर्कशॉप अर्लियर along with his assistants have submitted the final report to the board before the deadline last week। जैसे ही आप देखते हो सेंटेंस का सब्जेक्ट है द टीचर। अगर टीचर आपका सब्जेक्ट है, हु आपका क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इसके लिए एंटीसीडेंट का काम कौन कर रहा है? टीचर, क्योंकि टीचर एक व्यक्ति होता है तो हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी कंडक्टेड। हैड प्लस V3 यानी कि पास्ट का परफेक्ट टेंस है और क्या कंडक्ट किया था तो इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा द वर्कशॉप। सो क्योंकि एक पर्टिकुलर वर्कशॉप की बात कर रहे हैं इसीलिए आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ पे कर रखा है। और अर्लियर, अर्लियर यानी कि पहले। अब जैसे एक बार इमेजिन कीजिए ये टाइमलाइन है आपका और ये हम मान लेते हैं कि प्रेजेंट है। अर्लियर यानी कि किसी पॉइंट से पहले, मान लीजिए हम पास्ट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, इससे पहले की बात है तो हैड कंडक्टेड यहाँ रहा होगा। अगर मान लीजिए हम ये मानते हैं कि आज से पहले तो हम इसको ये लिखते कि हु हैज कंडक्टेड। तो यहाँ पे अगर हैज कंडक्टेड होता तो रेफरेंस प्रेजेंट का होता, अगर हैड कंडक्टेड तो रेफरेंस पास्ट का है। चल दोनों सकते हैं। अब जस्ट हमें ये देखना है कि आगे जाके रेफरेंस प्रेजेंट का बनेगा या पास्ट का। अगर आगे जाके प्रेजेंट का रेफरेंस बनेगा तो यहाँ पे हैड की जगह पे हैज आना चाहिए। अगर आगे चल के रेफरेंस पास्ट का बनेगा तो यहाँ पे जो हैड है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक कोई गलती नहीं है लेकिन आगे चल के पता चलेगा। ठीक है, और किसके साथ में? तो along with आपका प्रेपोजिशन होता है जिसका ऑब्जेक्ट है हिज असिस्टेंट्स। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या था? टीचर। अब देखो टीचर के साथ हैव तो पक्का गलत है, यानी कि टीचर के साथ में हैव तो डेफिनेटली गलत है क्योंकि टीचर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि टीचर सब्जेक्ट है तो हैव की जगह हैज आ जाएगा। बट मैं कहूँगा कि रुको, थमो, जरा सोचो और समझो। अभी तक के लिए मैं हैज लिख रहा हूँ। हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी सबमिटेड। क्या सबमिट किया था? द फाइनल रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट। किसके लिए सबमिट किया था? सबमिट समथिंग टू समबडी, सबमिट समथिंग टू समबडी। टू प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द बोर्ड। कब सबमिट किया था? तो बिफोर एक प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द डेडलाइन। और डेडलाइन कब थी? लास्ट वीक। लास्ट वीक को देख के आप इजीली कह सकते हो कि इट इज अ पास्ट रेफरेंस। अगर पास्ट रेफरेंस है तो कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं कर सकते हो। तो आप सिंपल सबमिटेड लिख दीजिए जो कि यहाँ पे V2 का काम करेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, एंड विच शुड बी द करेक्ट आंसर। सो एरर इज इन पार्ट बी। पार्ट बी में एरर है और यहाँ पे आप आसानी से कह सकते हैं कि हैव सबमिटेड की जगह पे सिर्फ सबमिटेड लिखा जाएगा बिकॉज द सेंटेंस इज इन पास्ट। सेंटेंस अगर पास्ट में है तो पास्ट की वर्ब फॉर्म यानी कि V2 का प्रयोग हम लोगों को करना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच पार्टिसिपेंट। ईच पार्टिसिपेंट, ईच के साथ में वर्ब, मतलब ईच के साथ में सिंगुलर नाउन आ गया, ईच हो गया, एवरी हो गया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स होते हैं, इनके साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि सब्जेक्ट है इसका, पार्टिसिपेंट एंटीसीडेंट है। इसके लिए वर्ब आ गई रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड को देखते ही मैं समझ गया क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है V2 है। हु रजिस्टर्ड, कहाँ रजिस्टर किया है? तो ऑनलाइन, ऑनलाइन आपका रजिस्टर किया है। ठीक है, यहाँ पे ये एडवर्ब के तरीके से काम करता है ना। फॉर प्रेपोजिशन है, किस लिए किया है? पर्पज को बताने के लिए फॉर आता है। द इवेंट, इवेंट के लिए। वर गिवन, अब जैसे आपने देखा ना वर आ गया बेटा, सब्जेक्ट क्या था? पार्टिसिपेंट। ईच पार्टिसिपेंट अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए वर की जगह पे हम सबसे पहले देखते कहते हैं कि वॉज आएगा। आगे देख के पता चलेगा कि वॉज की जगह कुछ और तो नहीं आ सकता है। वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ईच पार्टिसिपेंट वॉज गिवन। और क्या दिया गया था? पार्टिसिपेंट कुछ दे रहे थे या पार्टिसिपेंट को दिया गया? आप कहोगे दिया क्या जा रहा है? वेलकम किट। बेटा एक बात बताओ, अगर आप पार्टिसिपेट करते हो कहीं पे जाके, आपको कोई वेलकम किट देगा या आप जाके किसी को वेलकम किट दोगे? ऑब्वियस सी बात है, जो पार्टिसिपेट करने जाता है उसको मिलता है कुछ। भाई हम आए यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, हमें कुछ मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पार्टिसिपेंट कुछ दे नहीं रहे, इनको दिया जा रहा है।
इसका मतलब है कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर ठीक है। तो वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, क्योंकि पास्ट का रेफरेंस चल रहा है, पास्ट के रेफरेंस में वॉज प्लस V3 पैसिव वॉइस का काम करेगा। गिवन और क्या दिया गया, अ वेलकम किट, एक वेलकम किट उनको दी गई। यहाँ पे किट आपका नाउन है, वेलकम एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है, और ये आपका आर्टिकल है। और क्या चीज थी, तो अलोंग विथ आपका प्रेपोजिशन हो जाएगा। द प्रोग्राम स्केड्यूल, तो द प्रोग्राम स्केड्यूल आपका उसका ऑब्जेक्ट है अलोंग विथ का। एंड मैप, और मैप भी दिया गया, ठीक है। और कब दिया गया था, कहां पे दिया गया, तो एट प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द हेल्प डेस्क। अब हेल्प डेस्क क्या है, एक पॉइंट है, किसी भी जगह पे पॉइंट होता है, तो एट आपका एकदम करेक्ट है पॉइंट को दिखाने के लिए। कहां पे थी हेल्प डेस्क, तो नियर प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द एंट्रेंस, जहां पे एंट्री करते हैं लोग, एंट्रेंस के पास में थी। यानी कि बाकी सब कुछ सही है। कौन से पार्ट में एरर है, सो द एरर इज इन पार्ट बी, वर्क की जगह पे वॉज का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, अगला आपका क्वेश्चन है, वन ऑफ द गेस्ट स्पीकर्स हु एड्रेस्ड द सेमिनार एंड इंटरेक्टेड विथ स्टूडेंट्स वर प्रेज्ड वाइडली फॉर देयर क्लैरिटी एंड एंथुजियाज्म ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी। जैसे देखेंगे भाई वन ऑफ आ गया। अब वन ऑफ के साथ में मैं हमेशा बताता हूं कि 4 चीजें आपको ध्यान रख लेनी चाहिए जब भी वन ऑफ आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन प्लूरल नाउन होता है, वर्ब सिंगुलर वर्ब होती है, अगर एडजेक्टिव आएगा तो सुपरलेटिव डिग्री में आएगा, और आर्टिकल एन नहीं द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये 4 चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। सो वन ऑफ आ गया, वन ऑफ के आगे द आ गया मेरे भाई, तो आर्टिकल तो सही है, एडजेक्टिव तो है नहीं। गेस्ट स्पीकर्स यानी कि प्लूरल नाउन आ गया, एकदम सही बात है। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु का एंटीसीडेंट क्या है, स्पीकर से। तो ये जो वर्ब है ना, अगर यहाँ तो एड्रेस्ड है यानी कि V2 है, अब V2 में तो सिंगुलर प्लूरल देखना नहीं है, लेकिन अगर देखना भी होता तो ये प्लूरल आती, क्यों, क्योंकि स्पीकर्स के हिसाब से है। जब इस वन के लिए वर्ब आएगी ना, दैट वर्ब शुड बी सिंगुलर, है ना। तो हु एड्रेस्ड, जिसने एड्रेस किया, एड्रेस करने का मतलब है संबोधित करना। किसको संबोधित किया, तो द सेमिनार, किसी एक पर्टिकुलर सेमिनार की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल द आ गया आपका। एंड इंटरेक्टेड, एंड आपका कंजंक्शन है, इंटरेक्टेड आपकी V2 है, क्योंकि यहां पे भी V2 था तो यहां पे भी V2 आ जाएगा। इंटरेक्टेड किसके साथ इंटरेक्ट किया, तो विथ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। वर प्रेज्ड, बेटा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या था, वन, अगर वन था तो इसके हिसाब से वर का नहीं वॉज का प्रयोग किया जाएगा। सो वॉज प्रेज्ड, और किस कैसा प्रेज किया गया था, प्रेज वाइडली, यानी कि बहुत ज्यादा उसको प्रेज किया गया था। और क्यों प्रेज किया गया था, तो फॉर प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है देयर क्लैरिटी एंड एंथुजियाज्म। बेटा वन की बात है, वन की बात है तो देयर क्लैरिटी नहीं, फॉर हिज क्लैरिटी। अगर प्रेज एक को किया गया है तो क्लैरिटी भी एक की रही होगी ना। जो स्पीकर्स थे, देखो एड्रेस बहुत सारे स्पीकर्स ने किया, बट प्रेज एक को किया, वन ऑफ द स्पीकर्स वॉज प्रेज्ड। एक स्पीकर को प्रेज किया गया है तो सबकी क्लैरिटी को एक को प्रेज करेंगे, या एक व्यक्ति की क्लैरिटी के लिए एक को प्रेज करेंगे। आप कहोगे कि सर एक व्यक्ति की क्लैरिटी के लिए एक को प्रेज करेंगे। अगर एक की क्लैरिटी के लिए करेंगे तो यहां पे हिज क्लैरिटी एंड एंथुजियाज्म लिखेंगे। ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द क्लोजिंग सेरेमनी, यानी कि बाकी सब ठीक था। थर्ड पार्ट जो है उसमें एरर था, सो विच इज ये वाला, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा एक बात ये भी ध्यान देना कि यहाँ पे 1 2 3 लिख रखा है और ये इस तरीके से यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। तो एक बार देख के एरर मार्क करना कि बी मार्क करना है, ए करना है, सी करना है। और मेरे भाई अगर आपको अब तक मेरा पढ़ाने का तरीका और ये वीडियो पसंद आया है, पहला काम आपको ये करना है कि वीडियो को लाइक करना है, दूसरा काम करना है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है अभी के अभी, और वीडियो को बेटे शेयर जरूर कर देना। जगह जगह हर जगह जहां भी कर सकते हो शेयर करना, और एक कमेंट जरूर लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स। जैसे हम देखते हैं नीदर और नॉर, मेरे भाई ये को रिलेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं। नीदर नॉर हो गया, इधर और हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया। ये 3 मेजर आपके पेयर होते हैं को रिलेटिव कंजंक्शंस के। को रिलेटिव कंजंक्शन के साथ में आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो ये आता है कि को रिलेटिव कंजंक्शन से जब 2 सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो जो वर्ब होती है वो जो पास वाला सब्जेक्ट होता है ना, वर्ब के पास में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आती है। तो जैसे हमने देखा नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स। अब एक चीज और ध्यान देंगे, कई बार इस पर ये भी एरर आ जाता है कि नीदर के साथ में नॉट लिख दिया, या नीदर के साथ में और लिख दिया, या नीदर के साथ में कुछ और लिख दिया, वो भी एरर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे पेयर तो सही है कि नीदर के साथ नॉर बना रखा है। द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स, आगे वर्ब आगे वॉज। मेरे भाई वर्ब के पास में कौन है, टीचर्स या प्रिंसिपल? आपका हो गया सर टीचर्स, टीचर्स पास में है तो वॉज की जगह पर वर्ब का
प्रयोग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो वर का प्रयोग होगा, इस वाले पार्ट में एरर है। प्रेजेंट आपका एडजेक्टिव है यहाँ पे। आगे देखेंगे अगला, वन मस्ट कीप हिज प्रोमिसेस। वैसे अब तक मेरे को टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जितने मैंने एरर के क्वेश्चन 7 क्वेश्चन अब तक हमने करें, एंड मेरे को अभी कुछ ऐसा नहीं मिला है कि जो इसमें नया हो, एनीथिंग न्यू, कुछ भी नहीं। इसी तरीके के क्वेश्चन अब तक आते रहे, इसी तरीके के आ रहे हैं। पता नहीं ये हु अलर्ट जो इतना था वो किस चीज़ को लेके था, ठीक है। मे बी सिलेक्शन पोस्ट में जो क्वेश्चन आए थे उनको लेके था। जैसे ही सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की आएगी, आपको सबसे पहले एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वन आपका सब्जेक्ट है, मस्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब है, कीप आपका मेन वर्ब है। वन मस्ट कीप क्या रखना चाहिए, हिज प्रोमिसेस, अपने प्रोमिसेस की बात कर रहे हैं हम। भाई ध्यान देना है, अगर वन आपका सब्जेक्ट होता है ना, तो जो पजेसिव केस होता है या जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है वो वन के हिसाब से आता है, और वन का जो पजेसिव केस होता है ना वो हिज नहीं होता है मेरे भाई, वंस होता है। एवरी वन का हिज होता है, एनी वन का हिज होता है, सम वन का हिज होता है, बट वन का वंस होता है, ठीक है, और वो भी एपोस्ट्रोफी एस लगा के। कौन से वाले पार्ट में एरर है, आप कहोगे इस वाले में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, द बिहेवियर ऑफ दीज स्टूडेंट्स लीव मच टू बी डिजायर्ड। देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट है द बिहेवियर, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है दीज स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स है तो ये तो ऑब्जेक्ट है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट अल्टीमेटली क्या है, द बिहेवियर। अगर बिहेवियर सब्जेक्ट है सो इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ये अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। वर्ब जब अपनी बेस फॉर्म में होती है यानी कि V1 में होती है तो ये प्लूरल होती है, लेकिन इसी V1 में जब एस या ES जुड़ जाता है तो इट बिकम्स सिंगुलर। यहाँ पे लीव्स आपको लिखना चाहिए ना कि लीव। तो कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, आप कहोगे इसमें। मच टू बी डिजायर्ड का मतलब है कि किसी चीज में बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि द बिहेवियर ऑफ दीज स्टूडेंट्स लीव्स मच टू बी डिजायर्ड, दैट मीन्स इनके बिहेवियर में कमियां हैं और काफी सारे सुधार करने की जरूरत है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नीदर राम नॉर इज ब्रदर्स इज रिलायबल। ज्यादा ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। नीदर राम नॉर इज ब्रदर्स, वर्ब जो है ब्रदर्स के पास में है, इसीलिए इज का नहीं किसका प्रयोग होगा सर, आर का प्रयोग होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो भी हमने देखा था। देखो ही सब्जेक्ट है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और सो दे रखा है आगे मेरे भाई। हैज के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सी फर्स्ट फॉर्म होती है, सो सेकंड फॉर्म होती है, सीन थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे सो का नहीं किसका प्रयोग होगा, ही हैज शीन। और क्या देख चुका है, द मूवी, कितनी बार, 3 बार ऑलरेडी, यानी कि अब तक। अब देखो यहीं पे अगर मान लीजिए, अगर मैं ये कहूँ कि लास्ट वीक, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया होता कि ही हैज सॉ द मूवी 3 टाइम्स लास्ट वीक, तो लास्ट वीक क्या हो जाता, पास्ट टाइम हो जाता, पास्ट टाइम हो जाता तो हैज हटाना पड़ता, V2 लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे तो पास्ट टाइम नहीं है, ऑलरेडी के साथ में सामान्यतः हम कौन सा टेंस लगाते हैं, तो आप कहोगे सर परफेक्ट टेंस आता है, और परफेक्ट टेंस हमारा लग रखा है, परफेक्ट टेंस लग रखा है, तो एवरीथिंग इज करेक्ट, बाकी सब सही है। हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, इसलिए कौन से वाले पार्ट में एरर है, इस वाले में। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, ही इज जूनियर देन मी। सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कराया था, जूनियर के साथ में देन का नहीं किसका प्रयोग होगा, टू का। जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, इनके साथ में, इसके अलावा प्रेफर हो गया, प्रेफरेबल हो गया, इनके साथ में सामान्यतः टू का प्रयोग करते हैं, ना कि देन का, है ना। शी इज मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर, जैसे ही आप देखोगे सी सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है। बेटा स्मार्टर अपने आप में क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए जो बेस एडजेक्टिव होता है, या तो उसमें ER ऐड करते हैं और या फिर मोर लगाते हैं। सामान्यतः एक सिलेबल और जो 2 सिलेबल के एडजेक्टिव्स होते हैं उनमें ER लगता है। ऐसे एडजेक्टिव्स जिनमें 2 से ज़्यादा सिलेबल होते हैं उनमें हमेशा और हमेशा आपका मोर लगाते हैं। एक सिलेबल हमेशा ER लेता है, 2 से ज़्यादा सिलेबल हमेशा मोर लेते हैं। 2 सिलेबल वाले में कुछ में ER चलता है तो कुछ में मोर चलता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे स्मार्ट में तो एक ही सिलेबल है। सिलेबल क्या होता है, किसी भी शब्द के अंदर स्वर ध्वनियों की संख्या को सिलेबल कहते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि स्वरों की संख्या, स्वर ध्वनियों की संख्या। अब स्वर ध्वनि कैसे काउंट करें, एक शब्द को जितने भागों में बांटा जाता है वही सिलेबल होता है। अब आपको हमें तो पता ही नहीं, प्रोनाउंसिएशन तो बहुत कमजोर है ऑलरेडी। तो इसका दूसरा तरीका, एक तो मैं ये बताता हूँ, स्मार्ट, स्मार्ट एक बार टच कर रहा है, जितनी बार ये चिन्ह आपके हाथ को टच करेगा उतने सिलेबल होते हैं। दूसरा तरीका आपको ये पता होना चाहिए कि एक शब्द में जितनी जगह पे वोवल्स होते हैं वो आपका सिलेबल होता है। यहाँ पर कितने वोवल हैं, एक ही जगह, ER तो बाद में ऐड हुआ है ना,
स्मार्ट ओरिजिनली तो एक ही था, तो एक्स लेवल है तो ER लगा हुआ है, तो ER वाला सही है। अगर ER पहले से तो मोर लगाने की जरूरत नहीं है, तो मोर हट जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी अराइव्ड टू द ऑफिस अर्ली दिस मॉर्निंग। देखो जैसे ही हम सेंटेंस देखते हैं, सी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अराइव्ड आपका वर्ब है। भाई अराइव के साथ में नेवर एवर यूज प्रेपोजिशन टू। अराइव के साथ में कभी भी आपको टू का प्रयोग नहीं करना है। आप अराइव इन कर सकते हो, अराइव एट कर सकते हो, अराइव ऑन कर सकते हो, बट नॉट टू। अराइव के साथ में टू का प्रयोग नहीं होता है, तो टू हट जाएगा। एट द ऑफिस लिख दीजिए, सिंपल सी बात है। ही अराइव्ड एट द ऑफिस अर्ली दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग पास्ट की बात है, पास्ट की बात है, तो अराइव्ड यानी V2 सही है। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है? ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली। भाई जब भी आपके इस तरीके के फ्रेज आते हैं, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज एप टाइम, इट इज टाइम, तो उसके साथ में या तो आगे 2+V1 आता है। जनरली 2+V1 नहीं भी आता है तो आपको सब्जेक्ट आएगा। देखो यहाँ पे दैट आपका आ भी सकता है और नहीं भी, ऑप्शनल होता है। ठीक है, टाइम के बाद में यहाँ पे है ना, यू सब्जेक्ट आ गया और उसके बाद हमेशा और हमेशा V2 का प्रयोग आपको करना है, इसीलिए स्टार्ट नहीं स्टार्टेड आपको लिखना पड़ेगा। सब्जेक्टिव मूड जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, वहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाया जाता है। ठीक है, सो इट इज टाइम एक इमेजिनरी सिचुएशन को दिखाता है, और क्योंकि सिचुएशन इमेजिनरी है इसीलिए वी नीड पास्ट सब्जेक्टिव मूड। और पास्ट सब्जेक्टिव मूड की बात है तो यहाँ पे प्रेजेंट की सिचुएशन को दिखाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि V2 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सो इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इसका मतलब ये होता है कि भाई अब तक आपको ये काम कर देना चाहिए था बट आपने नहीं किया है। ठीक है, तो ये अनरियलिटी को दिखाता है एक तरीके से, तो स्टार्टेड हो जाएगा, V2 आता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। नीदर रमेश नॉर इज फ्रेंड्स। सेम कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, तो इज नहीं आर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, ही कुड नॉट कोप अप विद द प्रेशर। भाई ध्यान देंगे, ये आपका एक इनकरेक्ट यूसेज पे बेस्ड है, रॉन्ग यूसेज पे बेस्ड है। ही सब्जेक्ट है, कुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका एड ऑफ नेगेशन है, कोप आपकी वर्ब आ गई। भाई जो फ्रेजल वर्ब होती है ना, वो होती है कोप विथ, ना कि कोप अप विथ। ठीक है, तो कोप अप नहीं होता है, कोप विथ होता है, कोप अप विथ नहीं होता है। ठीक है, तो कौन से वाले पार्ट में एरर है? फ्रेजल वर्ब कोप विथ होती है। कोप विथ का मतलब है किसी चीज के साथ एडजस्ट करके चलना या किसी चीज को झेल पाना। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, दिस रूट इज मोस्ट सेफर देन द हाईवे। सबसे पहले जैसे ही देखोगे, दिस रूट आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, देन आ रखा है, देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री आता है, तो सेफर आ गया। सेफर में एक ही लेवल होता है, एक लेवल है तो ER ठीक है। मोस्ट नहीं लगा सकते क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री के लिए। यस, वी कैन यूज मच, मच का प्रयोग कर सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री को एम्फेसाइज करने के लिए हम मच का प्रयोग कर सकते हैं, ना मोस्ट का, ना किसी और चीज का। कौन से पार्ट में एरर है? सी पार्ट में आपका एरर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये 18 क्वेश्चन था, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द पुलिस हैज अरेस्टेड द कल्प्रिट। द पुलिस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और पुलिस आपका एक ऐसा नाउन है जो कि देखने में सिंगुलर है बट इट्स प्लूरल। ये प्लूरल के तरीके से काम करता है। पुलिस हो गया, जेंट्री हो गया, पीजेंट्री हो गया। ठीक है, इसके अलावा वर्मिन हो गया, कैटल हो गया, ये देखने में सिंगुलर लगते हैं बट दीज वर्ड्स आर प्लूरल। ठीक है, अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ में हैज का नहीं हैव का प्रयोग किया जाएगा। द पुलिस हैव अरेस्टेड द कल्प्रिट। कौन से वाले पार्ट में एरर है? पार्ट ए इज द एरोनियस पार्ट। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, सी गेव मी अ गुड एडवाइस। ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे नोट्स में भी मिलता है, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन। ठीक है, और पुलिस वाला भी सब कराते हैं। अभी तक एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं आया, पहले आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस जो कि एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर हो, एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर हो। अगर आपको यकीन नहीं होता है ना, सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग आउट जस्ट द कॉन्सेप्ट। एग्जैक्ट जो वर्ड्स है ना, वो भी लगभग आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। तो जिसने भी पेपर बनाया बढ़िया से नोट्स पढ़े सबके। ठीक है, तो देखेंगे एक बार। सी सब्जेक्ट है, गेव आपकी वर्ब है, इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एडवाइस। एडवाइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, तो अ गुड एडवाइस की जगह पे गुड एडवाइस आएगा। इस वाले क्वेश्चन को मैं तब पढ़ाता हूँ जहाँ पे हम वो वाला पढ़ाते हैं ना कि एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, लाइफ है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जनरली अनकाउंटेबल होते हैं, बट जब इनके साथ में एडजेक्टिव का यूज़ कर लिया जाता है तो फिर आर्टिकल आ जाता है। जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट या नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर नॉलेज के पहले हमने या एजुकेशन के पहले ही रिसीव्ड अ क्लासिकल एजुकेशन या ही रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन, तो ऐसे केस में आपका आर्टिकल आ जाता है क्योंकि एडजेक्टिव आ रखा है। वहीं पे फिर मैं ये वाला क्वेश्चन ही कराता हूँ ये समझाने के लिए कि सी गेव मी अ गुड एडवाइस, क्योंकि बच्चों को मन में एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि अच्छा अनकाउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया तो हमेशा आर्टिकल आएगा। तो उनको ये समझाने के लिए कि हर नाउन के साथ ऐसा नहीं होता है।
देयर आर ओनली सर्टेन नाउन्स, ठीक है, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके साथ में ये वाली चीज होती है कि नॉर्मली अनकाउंटेबल है, लेकिन एडजेक्टिव आ जाता है तो काउंटेबल के तरीके से ट्रीट होते हैं और आर्टिकल ए आ जाता है। तो वहां पे ये समझाने के लिए ये वाला एग्जांपल मैं देता हूँ क्लास में, ठीक है, मेरे को बड़े अच्छे से याद है। तो आर्टिकल ए यहाँ पे नहीं आना चाहिए, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स के हिसाब से देखो इस वाले कॉन्सेप्ट पे तो मेरे को लग रहा है भर भर के क्वेश्चन अब की बार इन्होंने पूछे जो, और सब में नीदर नॉर ही दिख रहा है मेरे को तो ज़्यादा, इधर और भी नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, सी इज एंग्री अपॉन मी। भाई देखो एंग्री एट समथिंग होता है, ठीक है, या अबाउट समथिंग होता है, लेकिन विथ समबडी होता है। तो सी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, एंग्री आपका क्या है, एडजेक्टिव है। अपॉन नहीं होता है, जब व्यक्ति के साथ में गुस्सा होते हैं तो एंग्री विथ समथिंग, मतलब एंग्री विथ समबडी होता है, ना कि अपॉन। तो कौन से वाले पार्ट में आ रहा है, दिस पार्ट। नेक्स्ट देखेंगे अगला, आई रिटर्न बैक। ये एंग्री वाला भी मतलब एग्जैक्टली क्लास में खूब सारा कराया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रिटर्न ये सुपरफ्लूस पढ़ाते हैं हम लोग, वहाँ पे एग्जैक्टली इस तरीके से क्वेश्चन कराते हैं। आई सब्जेक्ट है, रिटर्न आपकी वर्ब है, तो रिटर्न का मतलब होता है वापस आना। जब ऑलरेडी रिटर्न का मतलब ये वापस आना, इसके साथ में बैक लगा के इसकी बेइज्जती मत करो, ठीक है। तो इसका मतलब है रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा, या तो केम बैक लिख दो और या फिर सिंपल रिटर्न लिखो। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, सी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर ए सक्सेस। भाई कॉन्ग्रेचुलेट समबडी ऑन समथिंग, ठीक है। सो सी सब्जेक्ट है, कॉन्ग्रेचुलेट वर्ब है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है, फॉर नहीं, ऑन का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, नो सूनर ही हैड अराइव्ड देन द मीटिंग स्टार्टेड। सेंटेंस की शुरुआत में अगर कोई भी नेगेटिव वर्ड आ जाता है तो ऐसे केस में हम पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं, यानी कि अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग किसी भी नेगेटिव एडवर्ब से हो जाए खास करके, तो ऐसे केस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो नो सूनर आ गया, नो सूनर अगर आया है तो हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग ही से पहले किया जाएगा। नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन द मीटिंग स्टार्टेड, कौन से वाले पार्ट में एरर है, आप कहोगे सर इस वाले पार्ट में एरर है, हैड जो है वो ही से पहले यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, बाकी एक चीज और ध्यान रखना, जनरली ये नो सूनर से आएगा या स्कार्सली से आ जाएगा, हार्डली से आ जाएगा, हार्डली आ जाए स्कार्सली आ जाए, उसका जो पेयर होता है वो वैन होता है, ठीक है, वैन होता है, WHEN। नो सूनर का पेयर THAN वाला देन होता है, ठीक है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ऑफिसर हैज इश्यूड एन ऑर्डर टू अरेस्ट हिम इमीडिएटली। जैसे ही आप सेंटेंस को देखते हो, सबसे पहले द ऑफिसर आपका क्या है, सब्जेक्ट है सर, हैज आपकी क्या है, आप कहोगे हेल्पिंग वर्ब है, इशूड आपका क्या है, आप कहोगे मेन वर्ब है। हैज के बाद में क्या रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है। ऑफिसर सब्जेक्ट है, क्योंकि एक सिंगल ऑफिसर की बात है तो हैज आपका करेक्ट है, हैज के बाद में थर्ड फॉर्म करेक्ट है, ठीक है। क्या इशू करा है, तो इशू का ऑब्जेक्ट है एन ऑर्डर, ऑर्डर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बिल्कुल है, इसके साथ में आर्टिकल एन आ रखा है, सही है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल नहीं आते, तो आ रखा है। ऑर्डर में वोवल साउंड है तो आर्टिकल एन आ रखा है। देखो कई जगह पे आपको ये भी लिखा मिलेगा और कई जगह पे लिखा क्या मिलेगा, ये सच्चाई भी है कि ऑर्डर जनरली ना जब खास करके किसी को इंस्ट्रक्शंस के सेंस में आता है तो ऑर्डर को सिंगुलर फॉर्म में ना लिख के ऑर्डर्स लिखना प्रेफरेबल होता है। प्रेफरेबल होता है इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्डर लिखना गलत होगा, ठीक है। तो एन ऑर्डर भी सही है और यहीं पे हम इश्यूड ऑर्डर्स होता तो भी सही हो जाता, ठीक है। तो जब भी हम लीगल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो ऐसे केस में इश्यूड ऑर्डर्स भी ठीक है और इश्यूड एन ऑर्डर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और किस चीज के लिए ऑर्डर किया है, तो ऑर्डर का पर्पस बताने के लिए 2+V1 यानी इन्फिनेटिव लगा रखा है, टू अरेस्ट हिम यानी कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा, किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, और कब अरेस्ट करना है, इमीडिएटली यानी कि तुरंत, ये आपका एडवर्ब है, यानी कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो नो एरर का ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ही मेड अ क्विक शॉवर बिफोर हेडिंग टू द ऑफिस। जैसे देखेंगे ही सब्जेक्ट है, मेड आपकी वर्ब है, अ क्विक शॉवर ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो जैसे ही देखा आपने मेक अ शॉवर, ये कोई कॉलोकेशन ही नहीं होता, ये कोई फ्रेज ही नहीं है, आप शॉवर बनाते थोड़े ना है। जब भी हम नहाने की बात करते हैं तो हम जनरली करते हैं हैव अ शॉवर या टेक अ शॉवर भी कई बार हम लिख लेते हैं, तो यानी कि मेक अ शॉवर जैसा कोई भी आपका फ्रेज नहीं बनता है, तो इट इज इनकरेक्ट। तो ही हैड अ शॉवर लिख दीजिए, ही हैड अ क्विक शॉवर, बिफोर आपका प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है वर्ब की आईएनजी फॉर्म हेडिंग, और हेडिंग के साथ में टू आपका प्रेपोजिशन आता है जिसका ऑब्जेक्ट है द ऑफिस। कौन से पार्ट में एरर है, मेड वाले में। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट इज मोर हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। जैसे देखोगे
माउंट एवरेस्ट आपका सब्जेक्ट है। माउंट एवरेस्ट एक माउंटेन पीक है, माउंटेन पीक के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, इसीलिए आर्टिकल नहीं लगा रखा है। इज क्योंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, तो इज आपकी वर्ब आ गई। अब जैसे देखोगे ना आगे लिख रखा है सर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में तो बहुत सारे पीक हैं, बहुत सारे में से जब भी हम एक का चुनाव करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री आती है। सुपरलेटिव आती है तो ये पीक है, और कैसी पीक है, तो हाईएस्ट है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री अगर हाईएस्ट आ रखा है तो मोर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि में आर्टिकल द का प्रयोग होगा। सो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से पार्ट में एरर है, तो आप पाओगे इस मोर वाले पार्ट में एरर है, मोर हट जाएगा, आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। अच्छा, कायदे से तो मोर और हाईएस्ट को ना एक ही पार्ट में देना चाहिए था, क्योंकि हम ये थोड़ी कहेंगे कि मोर की जगह पे द आएगा, मोर हटेगा और हाईएस्ट के पहले द आएगा कायदे से, तो ठीक है, बट ठीक है कोई नहीं, मोर वाले पार्ट में एरर है। द टीचर एडवाइज्ड टू लिसन अटेंटिवली। अब देखो ध्यान देंगे, ये जो एडवाइज वर्ब है ना आपकी, इसके साथ क्या स्ट्रक्चर होता है, एडवाइज समबडी टू डू समथिंग, लेकिन एडवाइज डूइंग समथिंग। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू वॉक इन द मॉर्निंग, बट द डॉक्टर एडवाइज्ड वॉकिंग इन द मॉर्निंग। यानी कि अगर एडवाइज वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट लगा रखा है तो 2+V1 आता है। अगर एडवाइज वर्ब के साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रखा है तो ऐसे केस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि जीरंड का प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं, द टीचर सब्जेक्ट है, एडवाइज्ड आपकी वर्ब है, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू लिसन नहीं होगा, यहां पे लिसनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिसनिंग अटेंटिवली। कौन से वाले पार्ट में एरर है सर, ए पार्ट में आपका एरर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, सी डांस्ड ग्रेसफुल ऑन स्टेज ड्यूरिंग द एनुअल शो। सी सब्जेक्ट है, डांस्ड आपकी वर्ब है, सी डांस्ड हाउ, और हाउ यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर है तो एडवर्ब की जरूरत है, ग्रेसफुल आपका एडजेक्टिव होता है, ग्रेस नाउन है, ग्रेसफुल एडजेक्टिव है, ग्रेसफुली आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। ऑन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है स्टेज, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द एनुअल शो। कौन से वाले पार्ट में एरर है, आप कहोगे ग्रेसफुल वाले पार्ट में एरर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, सी इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर इन द सिटी। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, सी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, वन ऑफ के बाद में चार चीज आपको ध्यान रखनी है, नाउन प्लूरल आएगा, एडजेक्टिव सुपरलेटिव में आएगा, आर्टिकल द आएगा, और वर्ब होगी तो सिंगुलर आएगी। यहां पे आपने देखा कि आर्टिकल द सही है, सुपरलेटिव डिग्री सही है, लेकिन नाउन सिंगुलर लिख रखा है जो कि प्लूरल आना चाहिए, इसलिए सिंगर्स हो जाएगा ना कि सिंगर। कौन से वाले पार्ट में एरर है, ए वाले पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, शी डिलीवर्ड अ स्पीच इन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जैसे आप देखोगे सी सब्जेक्ट है, डिलीवर्ड आपकी वर्ब है, अ स्पीच उसका ऑब्जेक्ट है, डिलीवर अ स्पीच आपका एकदम फिक्स फ्रेज है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कहाँ डिलीवर किया था, तो एक फंक्शन की बात कर रहे हैं। देखो जब भी हम किसी फंक्शन को, किसी मीटिंग को, या किसी भी इस तरीके का जो ऑर्गेनाइज हम करते हैं, कोई वेडिंग वगैरह हो गया, तो उसमें हम इन ना लगा के, हमें नेचुरली ऐसा लगता है कि भैया फंक्शन में स्पीच दी या मीटिंग में स्पीच दी, तो हमें लगता है कि यार हमें यहाँ पे इन लगाना चाहिए, लेकिन इन नहीं। ऐसे केस में जो यूजुअल प्रेपोजिशन आपका होता है दैट इज एट, एट को हम वहाँ पे देते हैं। सो एट द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, स्पेशली तब जब इसको जस्ट एक प्लेस के तरीके से देखा जाए, तो जब ये प्लेस है तो एट का यूज करेंगे, तो इनकी जगह पे एट आपका आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला आपका क्वेश्चन है, ही सक्सीडेड टू विन द प्राइज। जैसे देखा ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सक्सीडेड आपकी वर्ब है। अब सक्सीड वर्ब के साथ में कभी भी इन्फिनेटिव नहीं आता है, सक्सीड इन डूइंग समथिंग आपका हमेशा होता है, सक्सीड इन डूइंग समथिंग, यानी कि सक्सीड प्लस में इन प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो टू विन की जगह पे सक्सीड इन विनिंग, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, ही इज अ फास्टली ग्रोइंग लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ही सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, ही इज अ लीडर, कैसा लीडर है, ग्रोइंग, और कैसे ग्रो कर रहा है, फास्ट। अब ध्यान देना है कि फास्ट ही आपका एडजेक्टिव होता है और फास्ट ही आपका एडवर्ब होता है, यही एडजेक्टिव है और यही आपका एडवर्ब है। सेम फास्ट है, ऐसे ही आपका स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट ही एडजेक्टिव है, स्ट्रेट ही आपका एडवर्ब होता है, स्ट्रेटली कुछ नहीं होता है। हार्ड आपका एडजेक्टिव है, एडवर्ब भी वही होता है, हालांकि हार्डली एक अलग से वर्ड है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो फास्टली जैसा कोई शब्द नहीं होता, देयर इज नो सच वर्ड एज फास्टली, ठीक है, तो फास्ट आ जाएगा। कौन सा वाला पार्ट, सी वाला पार्ट। नेक्स्ट देखेंगे अगला, यू शुड नॉट लाफ ऑन अदर्स। तो जैसे ही हम देखेंगे यू सब्जेक्ट है, शुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यू शुड, ठीक है, आगे नॉट आ गया, एडवर्ब ऑफ निगेशन, यू शुड नॉट लाफ, तो लाफ एट समबडी होता है, ठीक है, सो एट अदर्स होगा ना कि ऑन अदर्स, ठीक है, तो यू शुड नॉट लाफ एट अदर्स।
लाफ एट समबडी, नॉट लाफ ऑन समबडी, ठीक है। तो लाफ एट होता है, ऑन नहीं। द मैनेजर टुगेदर विथ हिज स्टाफ हैव गॉन फॉर लंच। द मैनेजर सब्जेक्ट है, टुगेदर विथ आपका प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है हिज स्टाफ। तो क्योंकि मैनेजर सब्जेक्ट है तो मैनेजर के हिसाब से हैव नहीं, हैज का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ऐसा कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं आया अब तक जो कि नोट्स के अंदर आपको ना मिले। तो हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म और फॉर प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है लंच। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जब जनरल सेंस में होते हैं तो कोई आर्टिकल इनके साथ नहीं आता। कौन से वाले पार्ट में एरर है? आपका होगा इस वाले में। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। सी अडॉप्टेड अ ऑनेस्ट अप्रोच टू रिजॉल्विंग द इशू। सी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अडॉप्टेड आपकी वर्ब, अडॉप्ट करना यानी कि अपनाना। देखो ये तीन शब्द होते हैं, एक होता है अडॉप्ट जो अपनाने का सेंस देता है, एक होता है अडैप्ट, ADAPT जिसका मतलब होता है ढाल लेना किसी चीज़ को अपने अनुरूप, और एक होता है ADEPT जो कि एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है एक्सपर्ट, ठीक है। तो सी अडॉप्टेड, क्या अडॉप्ट किया उसने? अ ऑनेस्ट अप्रोच, उसने एक अपना ली क्या अप्रोच। कैसी अप्रोच थी? तो ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट बेसिकली जब हम ऑनेस्ट को प्रोनाउंस करते हैं तो ओ का साउंड आता है जो कि वोवल साउंड है। अगर वोवल साउंड है तो आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा, ना कि ए का। तो सी अडॉप्टेड एन ऑनेस्ट अप्रोच। किस चीज के लिए अप्रोच ली? तो टू प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है रिजॉल्विंग। यहां पे ध्यान देंगे, अप्रोच टू समथिंग होता है, अप्रोच फॉर समथिंग होता है, अप्रोच टू डूइंग समथिंग होता है, अप्रोच फॉर डूइंग समथिंग होता है, बट अप्रोच टू डू समथिंग नहीं होता है। तो अप्रोच के साथ में ये जो टू आता है ये इन्फिनिटिव मेकर नहीं होता है। अप्रोच के साथ में आने वाला टू एक प्रेपोजिशन होता है, और बिकॉज ये एक प्रेपोजिशन है तो इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म एब्सोल्युटली करेक्ट है। रिजॉल्विंग, रिजॉल्विंग व्हाट? द इशू। तो मतलब बाकी सेंटेंस करेक्ट है, इस वाले पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है दिस बुक कंप्राइजेज ऑफ 5 चैप्टर्स। भाई ध्यान देंगे, दो शब्द होते हैं आपके, एक होता है कंसिस्ट और एक होता है कंप्राइज। दोनों का मीनिंग लगभग सेम होता है, लेकिन कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है। हालांकि जब कंप्राइज को हम एडजेक्टिव के तरीके से या पैसिव फॉर्म में यूज करते हैं, द बुक इज कंप्राइज्ड, तो ऐसे केस में ऑफ आता है, ठीक है। तो कंप्राइज्ड होता तो आता, तो दिस बुक आपका सब्जेक्ट है, कंप्राइजेज आपकी वर्ब है, इसके साथ ऑफ नहीं आएगा। कंप्राइजेज व्हाट? 5 चैप्टर्स, ये आपका हो जाएगा। बी पार्ट में एरर है, या तो कंसिस्ट्स ऑफ लिखेंगे या कंप्राइजेज लिखेंगे, ठीक है। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है ही डिवाइडेड द स्वीट्स बिटवीन हिज 5 फ्रेंड्स। ही सब्जेक्ट है, डिवाइडेड वर्ब है, द स्वीट्स उसका ऑब्जेक्ट है। बिटवीन प्रेपोजिशन है, इसके आगे लिख रखा है हिज 5 फ्रेंड्स। भैया 5 मतलब मोर देन 2, मोर देन 2 के लिए हम बिटवीन का नहीं किसका प्रयोग करते हैं? एमंग का। तो एमंग आपका आ जाएगा। हालांकि जब हम अलग अलग सेपरेटली नेम्स मेंशन करते हैं तो 2 से ज़्यादा के लिए भी बिटवीन का प्रयोग होता है, बट यहाँ पे नेम्स मेंशनड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 5 फ्रेंड्स की बात करी गई है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 5 दैट मीन्स वी नीड टू यूज अमंग, नॉट बिटवीन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है नीदर ऑफ द 2 ब्रदर्स आर ट्रस्ट वर्दी। जैसे देखा ना, नीदर ऑफ आ रखा है, भाई सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बना? नीदर बना, ऑफ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द 2 ब्रदर्स। ब्रदर्स आपका प्लूरल है क्योंकि नीदर तो 2 के लिए आता है, तो 2 आ रखा है, द आ रखा है क्योंकि डेफिनेट ब्रदर्स है। क्योंकि सब्जेक्ट नीदर है, नीदर के साथ में नीदर आ जाए सब्जेक्ट में, ईदर आ जाए, नन आ जाए, तो ऐसे केस में ये सिंगुलर सब्जेक्ट के तरीके से काम करते हैं। तो इज का प्रयोग करेंगे ना कि आर का। इज ट्रस्टवर्दी कौन से वाले पार्ट में एरर है? बी वाले पार्ट में। नीदर आ जाए, ईदर आ जाए, एनी आ जाए, नन आ जाए, ईच आ जाए, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। नेक्स्ट देखेंगे, द चाइल्ड इज अफ्रेड फ्रॉम द डार्क। द चाइल्ड सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है। अफ्रेड के साथ में ऑफ प्रेपोजिशन होता है, अफ्रेड ऑफ समथिंग यानी कि डरा हुआ होना किसी चीज से, तो अफ्रेड ऑफ होता है ना कि फ्रॉम। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका यू शुड अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। यू सब्जेक्ट है, शुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, अवेल आपका मेन वर्ब है। ध्यान देंगे, आपका स्ट्रक्चर होता है अवेल योरसेल्फ ऑफ समथिंग, तो यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। कौन से वाले पार्ट में एरर है? इस वाले में, ठीक है। अब देखो, ये टीम ने स्क्रीनशॉट इसीलिए लगा रखा है क्योंकि एसएससी ने जो आंसर दिया है दैट इज नो एरर, ठीक है। अगर एसएससी ने नो एरर आंसर दिया है विच इज ऑब्वियसली इनकरेक्ट, अवेल के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एसएससी सीजीएल मेंस 2021 का जो पेपर हुआ था 8 अगस्त 2022 में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। एसएससी सीजीएल मेंस 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये कॉन्सेप्ट पूछा गया था, जहां पे अवेल के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। अगर पास्ट में ऐसा पूछा जा चुका है तो दिस इज क्लियरली रॉन्ग, ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे करेक्ट आंसर शुड बी अवेल के साथ में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी, तो योरसेल्फ लिखना यहाँ पे मैंडेटरी है। तो यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका जो क्वेश्चन है द जज ऑर्डर्ड द प्रिजनर टू हंग टिल डेथ। नेक्स्ट देखेंगे, सो द जज सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ऑर्डर्ड आपका वर्ब है।
ऑर्डर्ड हुम द प्रिजनर, किस चीज के लिए ऑर्डर किया, तो टू हंग। पहली बात तो आपका जो वर्ब होता है ना, तो होता है हैंग। हैंग के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है लटकाना और एक होता है फांसी पे लटकाना, ठीक है। जब इसका मीनिंग होता है ना हैंग का लटकाना, टांगना, तो ऐसे केस में इसकी जो थर्ड फॉर्म बनती है वो बेसिकली बनती है हंग, HUNG। बट जब इसका मतलब होता है फांसी लगाना, तो इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है दैट इज हैंग्ड। अब एक चीज तो ये, पहली बात तो टू के साथ में हमें V1 चाहिए, तो सबसे पहले कुछ लोग क्या करेंगे कि टू हैंग कर देंगे। मेरे भाई एक बात बताओ, प्रिजनर किसी को हैंग करेगा या प्रिजनर को हैंग किया जाएगा? ऑब्वियसली द प्रिजनर विल बी हैंग्ड, प्रिजनर को फांसी लगाई जाएगी। वो किसी को फांसी नहीं लगाएगा, उसको फांसी लगाई जाएगी। इसका मतलब है कि हमें एक्टिव स्ट्रक्चर तो नहीं चाहिए। 2+V1 एक्टिव का काम करता है। ये क्या है मेरे भाई, आप कहोगे ये एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव स्ट्रक्चर है। इसी को अगर मैं 2 प्लस में बेटा बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर ऐसे लिखता हूं, तो इट इज योर पैसिव स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका पैसिव। अगर ये पैसिव स्ट्रक्चर है तो हमें हैंग नहीं लिखना है, टू बी हैंग्ड। और कब तक लटकाना है, टिल डेथ, जब तक मर ना जाए। कौन से वाले पार्ट में एरर है, इस वाले पार्ट में। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, आई हैव विजिटेड आगरा लास्ट मंथ। आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, आई के साथ में हैव आ गया, आई के साथ हैव ही आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई विजिटेड। कहाँ विजिट किया है, आगरा विजिट किया है लास्ट मंथ। जैसे ही लास्ट मंथ देखा, इट इज अ पास्ट टाइम। जब भी हमें पास्ट का कोई भी रेफरेंस मिल जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वहां पे नहीं आ सकता है। आई हैव विजिटेड नहीं लिखेंगे, आई विजिटेड लिखेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, माई एल्डर सिस्टर इज मैरिड विथ अ डॉक्टर। माई एल्डर सिस्टर, दिस इज योर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्योंकि सिस्टर है, ब्लड रिलेशन है, और नाउन के पहले एल्डर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एल्डर एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो ओनली एट्रीब्यूटिव पोजीशन में यूज किया जाता है, इसको विदाउट नाउन हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इज आपका वर्ब है और मैरिड लिख रखा है। अब अगर मैरिड आ रखा है, मेरे भाई ध्यान देंगे, देखो मैरी आपकी क्या होती है, मैरी आपकी वर्ब होती है, ठीक है, V1 है ये। और मैरी जब वर्ब होती है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। और क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ में कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है, नो प्रपोजिशन। इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है दैट इज मैरिड, V2 एंड V3। साथ ही साथ में ये जो मैरिड है, इट इज एन एडजेक्टिव एज वेल, ठीक है। ये तो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है। कुछ लोग तो कह देते हैं कि जब मैरिड एडजेक्टिव हो तो उसके साथ में टू आता है, या कुछ लोग इसको ऐसे कह देते हैं कि जब मैरी को पैसिव वॉइस में यूज किया जाए तो उसके साथ टू आता है। अब इसको आप इज प्लस V3 मानोगे तो ये पैसिव है, अगर आप इसको इज प्लस एडजेक्टिव मानोगे तो ये आपका एडजेक्टिव है। आपको जो सही लगता है उस तरीके से मान लीजिए। आप इसको B प्लस V3 मान लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। इट इज जस्ट अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, ठीक है, कि आप इसको एडजेक्टिव मान के अंडरस्टैंड करते हो या वर्ब की थर्ड फॉर्म मान के अंडरस्टैंड करते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं जनरली इसको एडजेक्टिव मानता हूं बिकॉज ये एक स्टेट को एक्सप्रेस कर रहा है। माई सिस्टर इज मैरिड, मेरी सिस्टर शादीशुदा है, ठीक है। और किससे शादीशुदा है, तो मैरिड के साथ में टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं, ना कि विद का। तो मैरिड टू अ डॉक्टर, मैरिड टू अ डॉक्टर। ध्यान देंगे, मैरी के साथ में विद तब आ जाता है जब हम कहते हैं कि उसके बच्चे कितने हैं। तो जैसे हम कह सकते थे माई एल्डर सिस्टर इज मैरिड टू अ डॉक्टर विथ अ चाइल्ड या विथ अ बेबी, का मतलब है उनके पास में एक बच्चा भी है, ठीक है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कौन से वाले पार्ट में एरर है, इस वाले पार्ट में। मैरिड विथ नहीं होगा, मैरिड टू आपका आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, द शिप ड्रॉन्ड इन द सी। अब देखो दो वर्ब होती हैं आपकी, एक होती है ड्रॉन और एक होती है आपकी सिंक। और सिंक की सेकंड फॉर्म होती है सैंक और थर्ड फॉर्म होती है संक। जब भी कोई व्यक्ति डूबता है, डूब के मरने का मतलब होता है ड्रोन कर जाना, और सिर्फ डूबने का मतलब होता है सिंक कर जाना। अब यहाँ पे सिप ऐसा तो है नहीं कि डूब के मर गई, डूब के तो नहीं मरेगी। इसका मतलब है कि ये ड्रोन नहीं करती है, ये बेसिकली सिंक करती है। और सिंक की सेकंड फॉर्म चाहिए, पास्ट की बात है, तो द शिप सैंक इन द सी। कौन से वाले पार्ट में एरर है, बी पार्ट में, ठीक है। सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आगे, सी इंसिस्टेड टू अकम्पनी मी। ये मैं अपनी क्लास के, मतलब मेरे को लिटरली देख के ऐसे लगता है, जब सब्जेक्टिव मूड में जहाँ पे पढ़ाता हूँ ना, मैं वहाँ पे ये बात अच्छे से पढ़ाता हूँ
कि ये जो इंसिस्ट है ना, इसके साथ में भी इन्फिनेटिव नहीं आता है। वो एडवाइस वाला क्वेश्चन आया था ना कि एडवाइस के साथ में नहीं आता है, वो वाला पॉइंट भी मैं क्लास के अंदर कवर कराता हूँ कि एडवाइस के साथ में अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो 2+b आएगा, अगर एडवाइस के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो आपका बेसिकली वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। इंसिस्ट वाला पॉइंट भी कराता हूँ, नॉन फाइनाइट वर्ब में भी कराता हूँ, और इंसिस्ट वाला तो मैं जो सब्जेक्टिव मूड पढ़ाता हूँ ना, मैं वहाँ पे भी कवर कराता हूँ। ठीक है, तो ये भी वहीं से क्वेश्चन है भाई, इंसिस्ट के साथ में 2+v1 नहीं आता, इंसिस्ट ऑन डूइंग समथिंग। ठीक है, सो सी इंसिस्टेड ऑन अकंपनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑन अकंपनिंग में, इंसिस्ट ऑन डूइंग समथिंग। ठीक है, कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा? ए वाले पार्ट में। नेक्स्ट देखेंगे आगे। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। फाइनली ये क्वेश्चन भी पूछ लिया इन्होंने। अब देखो, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दीज क्वेश्चंस आर कंट्रोवर्शियल, दीज कंसेप्ट्स आर कंट्रोवर्शियल एक्चुअली। होता क्या है, वैसे अगर हम देखो, दो तरीके की ग्रामर होती है जो कि आजकल एक्सेप्ट करी जाती है। ठीक है, एक है आपकी जहाँ पे हम कहते हैं ट्रेडिशनल। ठीक है, ट्रेडिशनल, और एक आपका होता है मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न। तो मॉडर्न और ट्रेडिशनल, इन दोनों के बीच में हम फंस के रह जाते हैं। या फिर अगर इसको मोर प्रिसाइसली बोले ना, तो एक ब्रिटिश इंग्लिश है और एक अमेरिकन इंग्लिश है। कहीं ना कहीं ब्रिटिश इंग्लिश जनरली टिल्टेड होता है ट्रेडिशनल की तरफ, और अमेरिकन इंग्लिश मॉडर्न की तरफ, है ना। अब क्या होता है, जितने भी ये कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, खास करके जूरी हो गया या कमिटी हो गया, ठीक है, ऐसे नाउन्स सामान्यतः कलेक्टिव नाउन्स मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से सिंगुलर माने जाते हैं, चाहे डिवीजन हो या ना हो। ये बात मैंने जो रामायण किताब है ना हमारी, उसमें भी मेंशन करी है कि मॉडर्न इंग्लिश कहती है कि यार सिंगुलर ही लगाओ, और पिछले कुछ एसएससी के क्वेश्चंस में भी ऐसा देखा गया था कि वो सिंगुलर को प्रेफर कर रहे थे। हालांकि जो ट्रेडिशनल इंग्लिश कहते हैं ना, जैसे यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि भाई ओपिनियन में वो डिवाइडेड थे, अगर ओपिनियन में वो डिवाइडेड थे तो इसको हम प्लूरल के तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तो देखो, अगर हम ट्रेडिशनली जाते हैं, जो कि हमारे एग्जाम को जाना भी चाहिए, तो ऐसे केस में हमें वॉच की जगह पर वर का प्रयोग करना चाहिए भाई। ठीक है, किसका प्रयोग करना चाहिए? वर का। अगर हम मॉडर्न रास्ते को अपनाते हैं और कहते हैं कि यार कलेक्टिव नाउन तो कलेक्टिव नाउन है, उसको यूनिटी मान के चलो, यूनिट भी तो डिवाइड हो सकती है, हम पानी को भी तो डिवाइड कर सकते हैं, इवन अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी डिवाइडेड। धीरे धीरे यही एक्सेप्टेंस आ रही है ना, देखा जाए तो पानी भी तो डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर मैं पानी को कुछ भागों में बांट दूं तो पानी प्लूरल हो जाएगा, नहीं होगा ना, फिर भी सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, अनकाउंटेबल रहेगा। तो इसीलिए आजकल ये माना जाने लगा है कि इसको वॉच को सही मान लो, अगर वॉच सही है तो फिर देयर की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। अब देखा जाए, दोनों ऑप्शंस के लिए हम आर्ग्यू कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज कंट्रोवर्शियल, या तो ये दोनों चीज़ें एक ही पार्ट में दे देते हैं कि भाई इसको इस तरीके से डिज़ाइन करते, थोड़ा सा सेंटेंस और लंबा कर लेते कि वॉज और देयर दोनों एक ही पार्ट में आ जाता, जिससे जिसको लगता है कि वॉज प्लस इट्स सही है तो सही हो जाए, जिसको लगता है कि वर प्लस देयर सही है तो वो सही हो जाए। लेकिन एसएससी ने वैसा नहीं किया है। अभी के लिए मैं किस आंसर को प्रेफर करूंगा? आई विल प्रेफर दिस वन, कि वॉच की जगह पर वर आना चाहिए। एसएससी ने कौन सा आंसर दिया होगा? मुझे लगता है कि एसएससी ने देयर की जगह पे इट्स दिया होगा। ठीक है, तो इट्स योर चॉइस। अब क्या आप मानना चाहते हैं? मैं ट्रेडिशनल ग्रामर को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। मैं क्यों फॉलो करता हूँ? क्योंकि एग्जाम्स में जनरली ब्रिटिश इंग्लिश मानी जाती है, ब्रिटिश ही ट्रेडिशनल इंग्लिश आपकी, है ना। आगे देखेंगे। ही हैज़ कम यस्टरडे, बहुत सिंपल है, अभी थोड़ी देर पहले कराया भी था। यस्टरडे पास्ट का टाइम है, पास्ट टाइम दिया हो तो ही हैज़ कम की जगह पे ही केम हमें लिखना चाहिए। वाह, आप इसमें एरर मारोगे या आप इसमें एरर मारोगे? इन बदतमीजों पे इतने बड़े क्वेश्चंस भी बनाए नहीं गए। अगर ये ना यहां से कम को हटा देते हैं, समझ रहे हो, तो फिर इस पार्ट में भी एरर है, इसमें भी एरर है। और अगर ये यहां से ऑप्शन हटा देते हैं इसको, तो इन पर फिर 3 ही ऑप्शन रह जाएंगे। इन बदतमीजों को कौन समझाए कि क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं? अरे थोड़ा सा बढ़ा देते, कुछ भी लिख देते, यहां पे बीच में कुछ और समझ नहीं आ रहा था तो हियर लिख देते, ही केम हियर यस्टरडे, ही केम होम यस्टरडे, ही केम टू दिल्ली यस्टरडे। अबे 2 शब्द बढ़ा देने में अब कौन से पार्ट में एरर मारेंगे? ये यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे दोनों है, दोनों वाले में मार दो भाई, क्या करें, क्योंकि इसको भी चेंज करना है, इसको भी चेंज करना है, केम आ जाएगा इसकी जगह पे। एसएससी के निराले काम है भाई। आगे देखेंगे। ही इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 5 years। लो जी, एक और धमाका।
और अब की बार का धमाका ये कहता है यहाँ पे सिंस आ रखा है। आपने बचपन से पढ़ा है और हमने भी पढ़ाया है, अपने क्लास में हम आज भी पढ़ाते हैं और आगे भी पढ़ाएंगे कि सिंस फॉर अगर आ रखा हो तो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आ सकता है। और उसके लिए लॉजिक बहुत सिंपल है। ये देखिए जी, ये टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन है। मैंने कहा कि वो चेन्नई में 5 साल से रह रहा है, 5 साल से रह रहा है, तो यहाँ से रहना शुरू किया, यानी कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू होकर अब तक चल रहा है, अब तक चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आना चाहिए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आना चाहिए तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ही हैज बीन लिविंग, ही हैज बीन लिविंग। और कहाँ रह रहा है, तो इन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है चेन्नई। कब से रह रहा है, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स इज अ पीरियड, और अगर ये एक पीरियड है तो बेटा सिंस का नहीं फॉर का प्रयोग होगा। अब बता दीजिए कहाँ पे एरर मारोगे, यहाँ मारोगे या यहाँ मारोगे, या दोनों को मिला के कुछ ऐसे एरर करने का ऑप्शन होता। मान लीजिए यही OMR सीट होती ना, तो मैं कसम से बता रहा हूँ OMR पे क्वेश्चन हो रहे होते ना, इतने सारे बच्चे बी और सी दोनों को रंग के आ जाते कि दोनों में एरर है ना। इसीलिए SSC को बंद करना पड़ा, क्योंकि इनको अपने कारनामे पता थे कि ये क्या करने वाले हैं। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, SSC ने क्या मार्क किया होगा। देखो ये सही है या गलत ये वो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन सिंस के साथ में 5 ईयर्स तो नहीं लिख सकते, यहाँ तो पक्का फॉर आएगा। अब क्योंकि फॉर है तो इसके साथ में ये गलत है, तो इसका मतलब है SSC ने ये वाला दिया होगा, आई गैस। बाकी अगर इसको फिर भी आपको सही करना है, मान लो आपने चैलेंज ले लिया जीवन में SSC की तरह, मान लो SSC ये क्वेश्चन कोर्ट में चला जाता है और SSC कोई बात करती है, तो ये बदतमीज लोग ये भी कह सकते हैं कि सिंस 5 ईयर्स को हटा दो। अगर सिंस और फॉर रहा ही नहीं तो फिर किस बात का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ही इज लिविंग इन चेन्नई, वो चेन्नई में रह रहा है, अभी भी रह रहा है। अब आप कहोगे कि अगर वो वहीं रहता है तो लिव्स होना चाहिए, वो तो कहीं नहीं रहे ना, परमानेंट रहता है, वो अभी टेम्परेरली रह रहा है। तो ही इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 5 ईयर्स को हटा दो, हो गया सही है ना। तो देखो जोक्स अपार्ट, मैंने बीच में कुछ ऐसे शब्द भी बोले कि अब ये कम से कम मेरी वीडियो को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में नहीं दिखा सकते, जो कि उन्होंने 2023 के पेपर में किया था, क्योंकि अगर वैसा इन्होंने कर दिया ना तो बेइज्जती बहुत होगी। ठीक है, तो बाकी इन्होंने ये पार्ट एरर दिया होगा, बट ये भी गलत है यार। ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते इसमें, ना आप ना मैं। ये वाला देख लो एक बार, इन्होंने ये सिंस वाला ही पार्ट दे रखा है, इनकी आंसर की भी ऐसी है, भूत जैसी दिख रही है। ठीक है, आगे, हार्डली हैड ही लेफ्ट द रूम व्हेन द गेस्ट्स हैव अराइव्ड। अब देखो हार्डली से सेंटेंस शुरू हुआ है, ये तो नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट के बाद में उसका ऑब्जेक्ट आ गया द रूम। हार्डली का पेयर वैन होता है, वाह सही बात है, सारा कुछ सही चल रहा है अब तक तो। द गेस्ट्स आपका सब्जेक्ट आ गया, नई क्लॉज का, नई क्लॉज का सब्जेक्ट है, क्योंकि हैड पास्ट चल रहा था तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, अराइव्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हैव को हटा दीजिए, हैव को हटा दोगे तो कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, डी वाले पार्ट में, पार्ट डी में एरर है आपका, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। बेटा लेस का प्रयोग किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और 50 स्टूडेंट्स को अब तोलेंगे तो नहीं, काउंट किया जा रहा है, तो नो फ्यूअर देन, पूरे नोट्स हो रखे इनके यहाँ पे, मतलब पूरे नोट्स पढ़े हैं इन्होंने, नॉट जस्ट माइन, मुझे लगता है कि लगभग सारे टीचर्स के नोट्स हैं, क्योंकि ये जो छोटे सेंटेंसेस इन्होंने दिए हैं ना, समझना ये नोट से उठाए हैं। जो लोग AI कर रहे थे ना कि क्वेश्चन पेपर AI से बने, वो AI से नहीं बने, ये टीचर्स के नोट्स में से सीधे सीधे क्वेश्चंस उठाए हैं। मैं खुद के बता सकता हूँ, जो डिट्टो कॉपी पेस्ट है इनके क्वेश्चंस। पुराने मेरे हैंड रिटन नोट्स उठा के देख लेना, हम पेड बैच में भी हैंड रिटन नोट्स देते हैं ना, वहाँ पे भी आपको दिख जाएंगे सीधे सीधे, डिट्टो कॉपी पेस्ट कर रखे हैं इन्होंने। यही सेंटेंस डिट्टो कॉपी पेस्ट है, इसीलिए इनके सेंटेंसेस छोटे हैं। हम लोग क्लास में क्या करते हैं, बड़ा सेंटेंस जैसे जनरली बैच कौन लेता है, बिगिनर्स लेते हैं। बिगिनर्स के लिए बड़े बड़े सेंटेंसेस एकदम से लाते हो तो डर जाते हैं, तो जब क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं ना, तो जनरली कॉन्सेप्ट के टाइम पे छोटे सेंटेंसेस लेते हैं, जिससे कि कॉन्सेप्ट को समझाना ईजी हो। बच्चा जिस कॉन्सेप्ट पे हम फोकस चाहते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे फोकस करे, ना कि अलग की चीज़ों पे। तो छोटे सेंटेंसेस होते हैं, वही सारे के सारे उठा रखे हैं इन लोगों ने। मतलब मेरा तो एटलीस्ट यही मानना है कि छोटे सेंटेंसेस बेटर होते हैं बच्चों को समझाने के लिए। प्रैक्टिस में बड़े सेंटेंसेस हम लोग यूज़ करते हैं। द ओल्ड मैन फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स। द ओल्ड मैन सब्जेक्ट है, फेल डाउन आपका वर्ब है। आपकी ये वर्ब होती है फॉल बेटा, ठीक है। फॉल का मतलब होता है गिरना। एक दूसरी वर्ब होती है फेल, फेल का मतलब होता है गिराना। इस फॉल की जो सेकंड फॉर्म होती है ना, दैट इज़ फेल, और थर्ड फॉर्म होती है दैट इज़ फॉलन, ठीक है। ये जो फेल है इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही होती हैं फेल्ड, ठीक है। यहाँ पे तो ओल्ड मैन गिरा है, ओल्ड मैन ने किसी को गिराया नहीं, वो खुद गिरा है, तो फेल है यानी कि V2 है,
डाउन है वैसे भी आगे एडवर्ब लगा रखा है, इसका मतलब है इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। ये वाली जो होती है ना ये इंट्रांजिटिव होती है, इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ये वाली जो होती है ये ट्रांजिटिव होती है, इसके आगे ऑब्जेक्ट चाहिए। आगे डाउन है यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो V2 है ये, है ना। अब फ्रॉम द स्टेयर्स, अब स्टेयर्स कोई सोर्स थोड़ी हो सकता है किसी के गिरने का। जनरली हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति सीढ़ियों पर गिर गया, सीढ़ियों पर गिर गया। सो फेल ऑन द स्टेयर्स आपका होना चाहिए, ना कि फ्रॉम द स्टेयर्स। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कोई सोर्स नहीं हो सकता भाई। आगे देखेंगे अगला आपका, या अगर आप ये कहना चाहते हो ना कि सीढ़ियों से अगर कोई अलग गिरा है तो सीढ़ी एक सरफेस है तो फेल ऑफ द स्टेयर्स भी हो सकता था। अगर सीढ़ियों के ऊपर गिरा है तो ऑन द स्टेयर्स, अगर सीढ़ियों से नीचे गिरा है तो फेल ऑफ द स्टेयर्स। ठीक है, तो ऑफ या ऑन आ सकता है, लेकिन फ्रॉम इज इनकरेक्ट, है ना। आगे, सी डज नॉट नो टू स्विम, टी सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब निगेशन है, नो आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब जब पढ़ाते हैं ना तो इन्फिनिटिव में पढ़ाते हैं कि नो हो गया और सो हो गया, ये दो वर्ब आपकी ऐसी होती हैं, इनके साथ में जब भी अगर इन्फिनिटिव हम लिखते हैं तो बीच में WH वर्ड लिखना ज़रूरी होता है। नॉर्मली हाउ लिख देते हैं। सी डज नॉट नो हाउ टू स्विम, उसको नहीं पता है कि कैसे स्विम किया जाता है। नो और सो के साथ जरूरी होता है। लर्न के साथ में और टीच के साथ में सामान्यतः ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो सी डज नॉट नो हाउ टू स्विम, तो ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। सी इज बेटर इन मैथमेटिक्स देन इंग्लिश। जैसे देखोगे ना, सी सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है बेटर। अब सबसे पहले बेटर करेक्ट है गलत है तो आप कहोगे देन है। बेटा अगर देन आ रखा है यानी कंपैरिजन है, कंपैरिजन है इसका मतलब है कि हमें देन लगाना चाहिए। जैसे अब मान लीजिए यही कंपैरिजन नहीं होता तो गुड होता। अब बेटा गुड इन मैथ्स होता है या गुड एट मैथ्स होता है, आप कहोगे गुड एट होता है, गुड एट होता है, यहाँ पे एट आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जैसे गुड एट होता है वैसे बेटर एट आ जाएगा। नहीं, ठीक है, गुड एट हो गया, बेटर एट हो गया, ठीक है, एक्सपर्ट एट हो गया, मास्टर एट हो गया, इनके साथ एट आता है। आगे देखेंगे, आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी। स्टार्टिंग में भी बताया था मैंने, सीनियर जूनियर जहाँ पे बताया था कि प्रेफर के साथ में देन नहीं टू का प्रयोग करते हैं। सो आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। ठीक है, तो आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ है, वही छोटे छोटे सेंटेंसेस क्लास नोट्स टाइप के। ठीक है, अगला, द न्यूज़ आर टू गुड टू बी ट्रू। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है अगेन। न्यूज़ आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं, इसीलिए द न्यूज़ इज़ टू गुड। टू गुड यानी कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी है कि ये सच नहीं हो सकती है, टू बी ट्रू, है ना। आगे, द सीनरीज ऑफ ऊटी वर वंडरफुल। अब अगेन क्लास में बस ये होता है कि ऊटी की जगह पे कश्मीर होता है, एग्जैक्ट सेंटेंस होता है। द सीनरीज आपका सब्जेक्ट है। अब जैसे देखा ना, सीनरी, ज्वेलरी, ये जो ERY वाले होते हैं या जो RY वाले वर्ड्स होते हैं, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं। अगर ये अनकाउंटेबल होते हैं तो इनको प्लूरल नहीं कर सकते हैं, तो सीनरीज नहीं होगा, सीनरी हो जाएगा पहली बात। और क्योंकि यहाँ सीनरी होगा तो यहाँ पे वर नहीं वॉज होना चाहिए। अब दो जगह एरर है फिर से भाई। अब पार्ट एक ही में दे रखा है इन्होंने, अब कैसे एक में मार्क करेंगे? या तो अगर इनको इस तरीके के क्वेश्चंस बनाने थे तो या तो ऐसे ऑप्शंस बना देते कि बोथ A एंड B, बोथ B एंड C, इस टाइप के एरर्स दे देते। या तो बनाया नहीं गया इन पर क्वेश्चन पेपर यार, क्या यार, मेरे को तो लगा था लेवल इन्होंने बढ़ाया, इन्होंने तो लेवल को और गिरा दिया। अब दोनों में से एक को वैसे मार्क करना है, अगेन गलत दोनों हैं। लेकिन अगर मैं आपकी जगह एक एस्पिरेंट होता और मुझे SSC की जो बदतमीजी है और जो बदमाशी है वो सब पता है कि किस तरीके से ये लोग करते रहते हैं, तो मैं क्या करता? मैं ये करता, यहाँ पे वर इसीलिए तो गलत हो रहा है क्योंकि सीनरी आपका अनकाउंटेबल है, और क्योंकि अनकाउंटेबल है तो ये प्लूरल में तो नहीं लिख सकते। तो जो वो कहते हैं ना जो कोर एरर है वो ये वर्ड है सीनरी, इसीलिए मैं इस पार्ट को ही मार्क करके आता। अब मुझे अगर सेंटेंस को जस्टिफाई करना है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सो कॉल्ड, है ना, अगर वही बनना है तो आप खुद भी कह सकते हो कि भैया सीनरीज की जगह पर कुछ और लिख दो, फोटोज लिख दो, पिक्चर्स लिख दो, है कोई और ऐसा नाउन लिख दो जिसको प्लूरल कर सकते हैं कि जो ऊटी के पिक्चर्स थे बड़े अच्छे थे, द पिक्चर्स ऑफ ऊटी वर वंडरफुल, वेरी मच पॉसिबल, है ना। तो ठीक है, बाकी इसी पार्ट को SSC ने माना होगा आई गेस। वैसे कायदे से ये वाला भी गलत था, मतलब गलत था, बेनिफिट टू ऑल होने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। हाँ, इन्होंने वही मान रखा है सीनरीज, पर ये जिसने भी आंसर की जिसकी भी है हमारे पास वो और भी महान आदमी, उसने नो एरर लगा दिया है। उसने कहीं किसी टीचर से ये ट्रिक पढ़ के गया होगा भाई, जब दो एरर हो तो दो एरर बराबर नो एरर, है ना। तो ऐसी चीज़ मत पढ़ के चले जाना, फालतू की बात है वो।
सी रिजेंबल्स विथ हर मदर, देखो रिजेंबल के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, ठीक है। सी रिजेंबल्स हर मदर, वो अपनी माँ जैसी दिखती है, तो सी रिजेंबल्स हर मदर। ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई वॉज गोइंग। अब देखो आस्क अगर आ रखा है, दो कंजंक्शन नहीं चाहिए, दैट भी कंजंक्शन है, वेयर भी कंजंक्शन है, एक ही चाहिए। आस्क के साथ में सामान्यतः दैट नहीं आता है, तो दैट हट जाएगा, इस वाले पार्ट में एरर है, डी वाले में, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, सी मैरिड विथ अ डॉक्टर। सी सब्जेक्ट है, मैरिड आपकी वर्ब है। अब की बार अगर वर्ब है तो विथ नहीं आएगा। अब फिर से वही, विथ अ डॉक्टर में मारोगे या विथ डॉक्टर में मारोगे? विथ अ डॉक्टर या विथ? अब कायदे से तो दोनों गलत हैं। अगेन बेनिफिट टू ऑल होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। बाकी जो भी पार्ट इन्होंने दे दिया वो ये इसी वाले को देंगे ना, पिछले वाले में भी तो यही वाला पार्ट दे रखा था इन्होंने, यहाँ भी ऐसे ही दे रखा है इन्होंने, पागल लोग हैं यार। ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स वर प्रेजेंट। ही सब्जेक्ट है, जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, इसीलिए वर्ब की जगह पे वॉज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। आगे देखेंगे, ही प्रिवेंटेड मी टू एंटर द हॉल। ही सब्जेक्ट है, प्रिवेंटेड आपकी वर्ब है, प्रिवेंटेड हुम तो मी। प्रिवेंट के साथ में टू एंटर नहीं, प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम प्रेपोजिशन आता है, फ्रॉम एंटरिंग इज द करेक्ट आंसर, फ्रॉम एंटरिंग द हॉल, फ्रॉम एंटरिंग द हॉल कौन से वाले ऑप्शन में? ए वाले ऑप्शन में एरर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द टीम वर प्लेइंग वेल। अब देखो टीम वर प्लेइंग वेल, टीम एक यूनिट के तरीके से काम करती है, अगर यूनिट के तरीके से काम करती है तो इसको वॉज मानेंगे ना कि वर। इंडिविजुअल्स की बात नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, यहाँ पे कोई डिबेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वॉज ही होना चाहिए। द थीफ वॉज हंग फॉर हिज क्राइम्स। द थीफ सब्जेक्ट है, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अब इसके साथ में हंग तो लटकाने का सेंस है, हमें फांसी का सेंस चाहिए, टांगने का नहीं, सो हैंग्ड वाला लिखना पड़ेगा ना कि हंग। अभी थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने आपको, फॉर हिज क्राइम्स, ठीक है। कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा? इस वाले में। नेक्स्ट, द कमिटी हैव गिवन इट्स डिसीजन। अब कमिटी ने डिसीजन दिया है तो कमिटी को तो सिंगुलर मान के चलना पड़ेगा, तो हैव नहीं, हैज का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं है, कुछ नहीं है, तो देयर इज नो डिबेट, ठीक है। इट इज सेटल्ड, यहाँ पे ये सेटल्ड है क्वेश्चन, तो हैज आएगा। इसमें हमें हैव लगाने की या देयर करने की जरूरत नहीं है। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है? ए वाले पार्ट में। नेक्स्ट देखते हैं अगला। बाकी ये थे आपके सारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल और आप एग्जैक्टली अगर आपको लगता है ना मेरे भाई कि मैंने एक बात भी ऐसे कही है कि नोट्स में से था और नहीं हो, एक एक क्वेश्चन जितने कॉन्सेप्ट इस पूरे के पूरे पेपर में पूछे गए हैं, अगर एक सिंगल कॉन्सेप्ट भी मेरे नोट्स से बाहर हो ना, आई कैन मतलब चैलेंज, ओपन चैलेंज इसके लिए। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था। पता नहीं लोगों ने कहाँ से हाइप बनाई, बहुत मुश्किल पेपर, ये मुश्किल पेपर, वो मुश्किल पेपर। द पेपर वॉज ईजियर देन यूजुअल, जितना यूजुअली आता है ना उससे ज़्यादा ईजियर था, है ना। तो अगर आप भी इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज चेक आउट आर VOD बैच, इंग्लिश स्पेशल VOD बैच। 699 रुपये की फी में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है। यहाँ पे ये सारे फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं एक्स्ट्रा। बाकी सभी एग्जाम्स के लिए आप जरूर चेकआउट करना चाहिए, बहुत अच्छा बैच है, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलता है। तो बाकी अगर आप मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हैं, लाइव भी पढ़ सकते हैं। हमारा कॉम्बो बैच भी अवेलेबल होता है रैंकर्स गुरुकुल के ऐप पे, वहाँ पे RG विक्रमजीत ऐप पे लाइव पढ़ना चाहते हैं 999 में 2 साल की वैलिडिटी मिलती है। बाकी भाई इस टाइम पे प्रैक्टिस के लिए ना अगर आपको बुक चाहिए, मैं कहूँगा आज के आज ही ऑर्डर कर दीजिए। अभ्यास्त्र बेस्ट बुक है, बेस्ट। इससे अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्वेश्चंस के गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक है। बाकी रिवीजन के लिए आप हमारी छोटी वाली किताब पॉकेट रॉकेट मंगा सकते हैं ग्रामर के रिवीजन के लिए। अगर आपको वोकैब का रिवीजन करना है तो वोकैब की भी हमारी पॉकेट रॉकेट है। ये वोकैब की पॉकेट रॉकेट रिवीजन बुक है, ये इंग्लिश की फॉर्मूला बुक है, ठीक है। ये बुक्स आपकी अवेलेबल है, आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इस टाइम पे ठीक ठाक प्राइस में भी मिल रही है, तो यू कैन ऑलवेज चेकआउट, ठीक है। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल। बाकी व्हाट्सएप चैनल भी चेकआउट करें, ठीक है। तो आज के लिए और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। बाकी मिलेंगे मेरे भाई कल के वीडियो में। थैंक यू, मतलब अगले वीडियो में इंप्रूवमेंट वाले में। अगला वीडियो इंप्रूवमेंट का आएगा, उसके बाद PQRS का वीडियो आएगा और एक कंबाइंड वीडियो भी मैं लाने का प्रयास करूंगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।